स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट 11वीं क्लास को पास करके 12th में आ चुके हैं, 12वीं में आ चुके हैं और 2021 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या करना है। ठीक है, वो किस प्रकार से अपना एक टारगेट रखेंगे, किस प्रकार से अपना स्टडी प्लान करेंगे और कैसे वो मतलब अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, कौन सी बुक्स जो है उनको यूज़ करनी है, तरीका कौन सा होगा, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल अपना ही देता हूं, मैं किसी दूसरे का एग्जांपल क्या दूं जब मैं खुद ही इन चीज़ों को झेल चुका हूं। तो देखते हैं, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी स्टडी करनी है। देखिए, मैं एक बहुत ही मतलब नॉर्मल, आप कह सकते हो, स्टडी करने में मैं काफ़ी नॉर्मल स्टूडेंट था। ना तो भाई मैंने कभी टॉप करने की सोची थी, ना ही मेरे कोई सपने थे कि मुझे कोई टॉप करना है। ठीक है, बस मेरा एक ही उद्देश्य होता था, वो होता था केवल पास होना। चाहे मेरे 33% मार्क्स आ जाएं, मैं खुश हो जाता था, क्योंकि मुझे केवल पास होना मेरा उद्देश्य था। ठीक है, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 10th क्लास में केवल 49% मार्क्स थे। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने 10th क्लास में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, मैंने 11th क्लास में भी मैं केवल पास ही था। बड़ी मुश्किल से मैं 40-45% से पास हुआ था, बस पास था केवल। और इससे पहले का अगर मैं अपना स्कोर बताऊं, 10th से पहले वाला यानी 6 से 9th वाला, तो यहाँ पे भी मैं केवल पास था। ठीक है, ये मेरा मतलब एक बैकग्राउंड रहा है कि मैं बस नॉर्मल इतना पढ़ता था जिससे मैं केवल पास हो जाऊं। मुझे कोई पढ़ने की ऐसी कोई आदत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढूं, या मेरे कोई बहुत बड़े बड़े सपने भी नहीं थे कि मैं टॉप ही करूंगा, मुझे ये सब करना है, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं 12th क्लास में आया था, 2008 में मैंने 12वीं पास की थी, उस समय मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था और मैं 85% मार्क्स लेकर आया था और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। तो अगर आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देखोगे, क्लास 11th का, क्लास 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि मैंने इससे पहले कभी भी कोई टॉप करना तो दूर, मैं टॉप के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने 12th क्लास में 85% मार्क्स लेकर टॉप किया और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। ये बात है 2008 की। ठीक है, आज चल रहा है 2020, लगभग 12 साल का डिफरेंस है आज से। अगर इस बात को करें तो उस समय में 85% अगर आ जाते थे तो वो बहुत बड़े मार्क्स माने जाते थे, और आसपास के कई स्कूलों में किसी के 85% मार्क्स नहीं थे जब मैंने टॉप किया था। और जो मेरे बगल वाले स्कूल का जो टॉपर था, उसके केवल 80% मार्क्स थे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि 80-85% मार्क्स में टॉप कर देते हैं उस समय में। लेकिन आज के समय में अगर आपके 85% मार्क्स आते हैं तो शायद ही आप अपनी क्लास के टॉपर बन पाओगे, क्योंकि आज के समय में वक्त बदल चुका है। 95+ मार्क्स जो स्टूडेंट है वो लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ की 99% भी बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और कई सब्जेक्ट में से तो 100 आउट ऑफ 100 उनके मार्क्स आते हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है इस 10 से 12 साल के अंदर। और आपका समय जो है वो कंपटीशन आपके समय में और भी ज़्यादा हो गया है, जो कि हमारे टाइम में थोड़ा सा कम था। तो यहाँ पे क्या करना था, अब आप सोचोगे कि भाई जब मैं इतना नॉर्मल था तो आखिर मैं पहले क्या करता था और मैं बाद में क्या करता था। मैंने 12वीं क्लास से पहले क्या किया, जो मैं हमेशा एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहा, और 12वीं के बाद मैंने ऐसा क्या किया जो मैं एक टॉपर स्टूडेंट बन गया। तो ये कहानी जो है आपको समझनी है और बहुत ध्यान से समझना है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ये चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, 12th क्लास में आप आ गए हो तो आपको डिसाइड कर लेना है कि जो गलतियाँ आपने आज से पहले की थी वो गलतियाँ अब आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो मैंने क्लास 11th तक अपनाया था और एक वो रास्ता जो मैंने क्लास 12th में अपनाया था। ठीक है, क्लास 11th तक मैंने क्या किया था, मैं कभी भी नहीं पढ़ता था, खाली पेपर, जब आपका लास्ट मंथ होता है फाइनल पेपर वाला, पेपर से पहले पढ़ता था 2 दिन 3 दिन, और उसमें मेरे को केवल पास मार्क्स मिल जाते थे, बड़ी मुश्किल से पास हो जाता था। मेरे लिए वही बहुत खुशी का दिन होता था कि मैं पास हो गया। और हमारे घर पे भी कोई इतना कोई रिजल्ट के लिए कोई फोर्स नहीं करता था कि तुम्हें ये टॉप करना है, वो टॉप करना है, कोई कुछ कहता ही नहीं था, सब अपने में थे। तो भाई पास हो जाते थे, वही हमारे लिए खुशी की बात थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि मेरी कुछ आदतें थी, जो बुरी आदतें थी, जो मैंने 11th क्लास तक पाली हुई थी, उसको मैंने 12th क्लास में छोड़ दिया। क्या आदतें थी मैं आपको बताता हूँ। एक तो भाई हमें
क्रिकेट का बहुत शौक था। अब ये क्रिकेट कोई बुरी आदत नहीं है, खेलना अच्छा है भाई, गेम के लिए आप ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्रिकेट की लत जो थी वो ऐसी लत थी कि हमें बहुत मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में, कि भाई बस समय मिल जाए तो हम बैट बल्ला उठा के अपना चल देते थे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। और दूसरी आदत थी दोस्तों के साथ घूमना। जो हमारे आवारा दोस्त होते थे उनके साथ घूमने में बहुत मज़ा आता था। जो गली के हमारे जो लड़के होते थे, लौंडे जो थे, हम सारे ग्रुप बना के कहीं बैठ जाते थे, कहीं इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। हमें ये करने में बहुत मज़ा आता था। और पढ़ाई से तो कोई लेना देना था नहीं, पेपर के टाइम पे पढ़ लेते थे और पास हो जाते थे, यही था, कभी कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं 11th क्लास में पास हो गया था तो मैंने 12th क्लास में आके डिसाइड कर लिया था कि जो गलतियां मैंने पहले करी हैं वो गलतियां मैं अब नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो घर के जो सिचुएशन थी, आर्थिक स्थिति थी या जो हालात थे वो उतने अच्छे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 10th क्लास तक घर वालों ने पढ़ाया था, उसके बाद तो उन्होंने मना कर दिया था कि आगे पढ़ाएंगे ही नहीं, कोई काम कर ले। फिर मैंने बड़ी जिद करी, नहीं मैं 12वीं क्लास तो मुझे करा ही दो। तब उन्होंने बड़ी जिद के आगे उन्होंने बोला कि 12वीं क्लास ही पढ़ाएंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो 12th क्लास में मुझे ये पता लग गया था कि ये मेरी ज़िंदगी का पढ़ाई का आखिरी साल है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले जो हैं मुझे 12वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे 10वीं के बाद ही कह दिया था कि कोई काम करना शुरू कर दे। तो भाई सभी की कंडीशन अलग अलग होती है। अब मेरे को पता था कि 12th क्लास में आखिरी साल है, तो मैंने ये सोचा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी मैंने दिल से नहीं पढ़ा। लेकिन मैं 12th क्लास में ऐसा नहीं करूँगा। मैं जिस दिन 12th क्लास में आया उसी दिन मैंने अपनी कुछ आदतें छोड़ दी। मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ घूमना, क्रिकेट, सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे के अंदर। और वहाँ पे बैठ के मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं 12th क्लास में बहुत अच्छी मेहनत करूँगा और मैं पूरे साल पढ़ूंगा और बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। जो गलतियाँ मैंने 11th क्लास तक की थी वो गलतियाँ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एक वो दिन था जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था और एक वो दिन था जिस दिन रिजल्ट आया और मैं अपनी क्लास में टॉप था। बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या था कि जब आप इस वाली स्थिति में रहते हो ना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह, तो ये ना एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, सुख देती हैं आपको ये चीज़ें। लेकिन जब आप इस कैटेगरी में आ जाते हो ना कि जब आप अपने दोस्त छोड़ देते हो और अपने वो दोस्त जिनके साथ मतलब हम हमेशा लंबे समय तक घूमते आए हैं, खेलते आए हैं, साथ में रहते हैं, तो मतलब एकदम से उनको छोड़ देना थोड़ा सा मतलब दुख देता है। अब भाई दोस्त आते थे घर पे बुलाने के लिए, तो मैंने अपनी मम्मी से कह दिया था कि कोई दोस्त घर पे आए तो उस दोस्त को सीधा ये बोल देना कि भाई वो घर पे नहीं है और ऐसे वो मतलब बिजी है ये वो करके। तो भाई कोई पूछने आता था तो घर वाले बोल देते थे वो घर पे नहीं है, और मैं अपने कमरे में बैठ के अपनी पढ़ाई करता रहता था। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था। कुछ दिन तक तो मुझे बहुत मेरा मन करता था, क्योंकि जो इतनी लंबे समय की जो आदतें हैं वो आदतें छूटती नहीं थी, ठीक है। एकदम से मतलब एक दिन दो दिन तो मुझे बहुत मतलब मुश्किल से मैं अपने आप को रोक पाया। फिर एक दिन मुझे लग रहा था कि नहीं आज मैं चला जाऊं, आज मैं क्रिकेट खेलना चला जाऊं, या आज मैं दोस्तों के साथ घूम लूं, मिल लूं उनसे, ऐसा मेरे मन में आया। लेकिन बाद में फिर मैंने अपने आप को रोका, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आएगा, लेकिन ये जो 12th वाला साल है ना, ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। इस समय मैंने अपने सारे दोस्त जितने भी मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। अपना जो खेल वगैरह होता था, जैसे क्रिकेट वगैरह हम खेलते थे, वो भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो त्यौहार होते थे, ये जैसे कि मान लो कोई किसी का बर्थडे वगैरह था, बर्थडे वगैरह में जाना, बर्थडे वगैरह मनाना बंद कर दिया। और जो ये फेस्टिवल होते हैं, एक साल तक तो कोई फेस्टिवल मनाया ही नहीं। किसी फेस्टिवल वगैरह में, जैसे घर में दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैं अपने कमरे में बैठ के, कमरे को बंद करके अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैंने केवल एक साल के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपना सारा जो फोकस था ना वो पढ़ाई पे लगा दिया। अपना टाइम टेबल बनाया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैसे पढ़ना है। मैंने जैसे कि आप कोचिंग में जाते हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो, आपके समय में यूट्यूब वगैरह अवेलेबल है। हमारे टाइम पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। एक छोटा सा फ़ोन था घर में, आपको पता हो आज से 10-12 साल पहले नोकिया के फ़ोन ही चलते थे। नोकिया का छोटा सा फ़ोन था, बटन वाला, कीपैड वाला, उसमें कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। और यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट वगैरह तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं था, और यूट्यूब पे कोई पढ़ाता भी नहीं था इस तरीके से जो उस समय में था। और कोचिंग मैंने केवल एक सब्जेक्ट की ली थी, इंग्लिश की, वो भी मेरे दबाव के कारण। मेरे पापा कहते थे कि इंग्लिश की कोचिंग ले लो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि आखिरी साल था, वो भी कह रहे थे भाई इंग्लिश पढ़ ले, इंग्लिश सीख ले। तो इंग्लिश पढ़ने जाता था बस, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा कभी भी ट्यूशन में। सारे सब्जेक्ट जो थे मेरे खुद, मैंने अपने बुकें खरीद ली थी, किताबें खरीद ली थी सारी, और
किताबें जो थी मिल गई थी मुझे किसी दोस्त से, पुरानी किताबें, क्योंकि सिलेबस वगैरह सेम था। तो जो पुरानी बुक्स मैं खरीद लाया था उसी में से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ना एक सब्जेक्ट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका एक सब्जेक्ट जो होता है वो उनका फेवरेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपका सब फेवरेट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप क्या करोगे, पॉलिटिकल साइंस में आपका अपना 100% लगा दोगे और बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको आप एक लंबे समय तक इग्नोर करते रहोगे, ठीक है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि जब तक आप बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे तब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि जब आपकी 12th क्लास की परसेंटेज बनती है या फिर आप कॉलेज में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप 12th क्लास की जो परसेंटेज जोड़ते हो, तो क्या वो आपके एक सब्जेक्ट या आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ही बनती है? नहीं, उसमें और भी सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं। यानी आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे बेस्ट 4 की परसेंटेज जोड़ी जाती है, आप डाइट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे बेस्ट 5 की सब्जेक्ट की परसेंटेज जोड़ी जाती है। यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ये बातें तो मुझे पता थी क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे टीचरों ने ये बातें हमें बता रखी थी। तो मैंने अपना मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैं एक सब्जेक्ट पे कभी भी फोकस नहीं करूंगा, मैं अपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान रखूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। तो वहां से मैंने अपना टाइम टेबल खुद बनाया। अगला वीडियो में टाइम टेबल पे ही बनाऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है। तो देखिए टाइम टेबल कैसे बनाया, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट ले लिए। जैसे मेरे पास ये सब्जेक्ट थे, मैं आपको बता देता हूँ, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, ये सब्जेक्ट मेरे पास थे। और मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस जो थी, ये जो भी किताबें थी जो मेरे पास एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल थी, देखो फिजिकल एजुकेशन के अलावा बाकी सारी एनसीईआरटी होती हैं आपको अवेलेबल होती हैं, सारी की सारी मैंने एनसीईआरटी जो थी उसको पढ़ना शुरू करा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई भी आप, जैसे आज के समय में तो आपको वीडियोस अवेलेबल है, आप वीडियोस देख लेते हो या आप कोई किताब पढ़ लेते हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत करके आपको सोचना है कि आपने 5 मिनट 10 मिनट में क्या पढ़ा है। उस चीज को अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है नोट्स। आपको नोट्स, अपने नोट्स अगर आप खुद बनाओगे, ठीक है, सेल्फ मेड अगर आपके नोट्स होंगे, खुद आपके द्वारा बनाए गए नोट्स होंगे, तो आप अच्छे से बेहतर समझ पाओगे। क्योंकि जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा होगा, किसी टॉपिक को सुना होगा, किसी टॉपिक को समझा होगा, समझने के बाद जब आपने उस टॉपिक को अपने किसी रजिस्टर में उतारा होगा और उसको जब आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स आपके होंगे। और जो खुद के बनाए नोट्स होते हैं वो हमेशा आपको टॉप पर ले जाते हैं। और अगर बने बनाए नोट्स आपको मिलते हैं और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, मान लो आपको किसी ने नोट्स दे दिया कि मैं आपको इंग्लिश के नोट्स दे देता हूँ फ्री में, और आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं समझी और आप केवल नोट्स के भरोसे बैठे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आपको उस चीज़ को समझना है, सीखना है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, और नोट्स खुद बनाओगे तो फायदा होगा। अब यहाँ पे नोट्स बनाने में क्या होता है, बहुत बड़ी गलती होती है। 99% बच्चे जो पहली बार नोट्स बनाते हैं वो यही गलती करते हैं जो मैंने करी थी। अब आपको नोट्स बनाने में कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं आपको उसके लिए सेपरेट रजिस्टर खरीदना पड़ेगा। आप रफ रजिस्टर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, काले पेज वाला जो रजिस्टर आता है आप बेशक से रफ रजिस्टर खोलो, पर सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। यानी आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 या 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 6 रजिस्टर खरीदो और सेपरेट नोट्स बनाओ। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हिस्ट्री के लिए अलग से रजिस्टर होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए अलग से होना चाहिए, इंग्लिश के लिए अलग से होना चाहिए, हिंदी के लिए अलग से होना चाहिए, फिजिकल या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए अलग से होना चाहिए। मैंने गलती क्या की, मेरे पास क्या होता था, जैसे मान लो पुराने रजिस्टर पड़े हैं उसके पीछे 10 पेज खाली है, तो मैंने पॉलिटिकल के किस 10 पेज में बना दिए। फिर मेरे पे कोई दूसरी कॉपी पड़ी है उसमें 20 पेज खाली है, तो मैं पेज बचाने के चक्कर में या पैसे बचाने के चक्कर में मैंने क्या करा, 20 पेज वहां पे कर दिया। तो मेरे जो सारे मतलब एक सब्जेक्ट के जो नोट्स बने वो बिखरे हुए बने। यानी मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाए 10 रजिस्टर में बनाए और अलग अलग पेजों पे बनाए। अब कौन सा चैप्टर किस पेज पे है ये चीजें हमें इतने अच्छे से याद नहीं रह पाती। अगर आप एक सिंगल रजिस्टर बनाते पॉलिटिकल का, तो कल को आप जब रिवीजन करोगे तो आप अपना रजिस्टर खोलोगे और उसमें तुरंत पढ़ लोगे, समझ जाओगे। तो ये गलतियां मैंने की थी, आप ये गलती मत करना। एक सेपरेट रजिस्टर बना के उसमें नोट्स लिखना। जो पॉलिटिकल का रजिस्टर है उसमें पॉलिटिकल का ही होना चाहिए, जो हिस्ट्री का है उसमें हिस्ट्री का ही होना चाहिए। अब दूसरी गलती क्या होती है नोट्स बनाते समय, जो 90% बच्चे बिल्कुल यही गलती करते हैं, एनसीईआरटी किताब रखते हैं या जो भी जहां से भी कंटेंट वो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं,
जहां से भी उन्होंने कंटेंट पढ़ा वो क्या करते हैं, उसी लैंग्वेज में उसको उसी लैंग्वेज में और पैराग्राफ टाइप में उतार देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे और एनसीईआरटी को पूरी की पूरी एनसीईआरटी उतार दोगे, मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, आज से 2 साल पहले एक स्टूडेंट थी और वो मुझे जब मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा था, वो मुझे व्हाट्सएप पे उसने 3-4 मतलब पेज भेजे। वो कह रही सर मैंने ये लिखा है, एक बार आप इसे चेक कर दो। मैंने उसे देखा तो उसने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को अपनी कॉपी में उतार दिया था, अपने रजिस्टर में उतार दिया था। मैंने बोला ये क्या है, तो उसने कहा कि सर मैंने नोट्स बनाए। फिर मैंने उसे समझाया कि नोट्स कभी भी ऐसे नहीं बनते, नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट में बनाए जाते हैं। यानी कि टॉपिक को आपको समझ लेना है, टॉपिक को आपको समझ लेना है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने अपनी लैंग्वेज में। अगर आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ही लिख दोगे अपनी कॉपी पे तो आपने तो अपना टाइम वेस्ट कर लिया। फिर आपने क्यों लिखा, वही चीजें तो आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर ये नोट्स थोड़ी ना होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, किताब लेकर नोट्स बनाने बैठोगे तो 90% चांस है कि आपसे यही गलती होगी कि पूरी की पूरी किताब ही उतार दोगे, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज उतारनी है कौन सी चीज नहीं उतारनी। तो नोट्स बनाने का जो तरीका होता है ना वो समझो। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ नोट्स बनाने का तरीका। आपको क्या पढ़ना है, एक टॉपिक मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। उसमें एक टॉपिक है सबसे पहला क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो आपको वहां पे क्यूबा मिसाइल संकट टॉपिक मिलेगा। तो जैसे मैं आपके सामने नोट्स बना रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, आपको ठीक इसी प्रकार से अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखो, ऊपर टॉपिक लिखो, उसको अंडरलाइन करो। क्यूबा मिसाइल संकट मैंने लिख के अंडरलाइन कर दिया। अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, क्यूबा क्या था, एक छोटा देश था, ठीक है, क्यूबा छोटा देश था, किसके नजदीक था, अमेरिका के नजदीक था, ठीक है। और किसका दोस्त था, सोवियत संघ का दोस्त था। किसने क्यूबा पे किसने अपना सैनिक अड्डा बनाया था, तो सोवियत संघ रूस ने बनाया था, ठीक है। सोवियत संघ ने उसको अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदल लिया था। इसकी खबर अमेरिका को कब पता लगी थी, अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगी थी, 3 हफ्ते के बाद पता लगी थी। ये तो मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट बना रहा हूं, आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। छोटा सा देश, आप द्वीपीय देश लिख सकते हो, ठीक है। अमेरिका के निकट लिख सकते हो, सोवियत संघ से दोस्ती लिख सकते हो, सोवियत संघ ने सैनिक अड्डा बनाया, ऐसा लिख सकते हो। कब सैनिक अड्डा बनाया, 1962 आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्यूबा के नेता का नाम क्या था, फिदेल कास्त्रो आप लिख सकते हो, ठीक है। अमेरिका के जो नेता थे उस समय में वो कौन से थे, वो जॉन एफ कैनेडी थे, वो लिख सकते हो। सोवियत संघ के कौन नेता थे, तो आप निकिता खुश्चेव थे, वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपने क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ा, क्यूबा मिसाइल संकट को अच्छे से समझा और उसके बाद उसी चीज को बहुत ही शॉर्ट में आपने अपने एक रजिस्टर में नोट्स बनाए, वहां लिख लिया। अब क्या है कि इस चीज को पढ़ के कोई दूसरा पर्सन, अगर मान लो आपका कोई दोस्त इस चीज को पढ़ता है तो हो सकता है वो समझ ना पाए, कोई तीसरा पर्सन पढ़े तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिसने बनाए यानी आपने बनाए, तो आप जैसे ही क्यूबा मिसाइल संकट खोलोगे आपको पता लग जाएगा, छोटा सा देश था, अमेरिका के निकट था, सोवियत संघ का दोस्त था, सैनिक अड्डा बना लिया था, 1962 में बनाया था, 3 हफ्ते के बाद पता लगा, ये था वो था। पूरी की पूरी कहानी क्या थी आपको अपने आप आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगी। समझ गए ना, इस तरीके के नोट्स बनाए जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आपको जो एक्सप्लेनेशन होता है ना टॉपिक का, एक्सप्लेन जो किया जाता है वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो सारी चीजें आपको अपने नोट्स में लिखनी है। जैसे कि मान लो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप लिखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप सीधा लिखो 1914 से 18। अब आपको पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, आप लिखोगे 1939 से 45, सीधा ये लिखोगे ताकि आपको देखते ही पता लग जाए। नाटो कब बना था, आप लिखोगे 1949 में बना था। वारसा कब बना था, आप लिखोगे 1955 में बना था, ठीक है। जो भी मतलब घटनाएं आपको जो भी याद हैं, जैसे भी याद है, उसको बहुत शॉर्ट में अपनी डेट वगैरह जो था इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। और ऐसे जब आप चैप्टर को पूरा पढ़ोगे ना, जैसे मान लो आपने 20 पेज का चैप्टर पढ़ा है तो आप उसके नोट्स 20 पेज में नहीं बनाओगे, बल्कि आप उसके नोट्स जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज में बनाओगे। और क्या लिखोगे, केवल समरी की तरह लिखोगे, यानी बिल्कुल सार लिखोगे, उसका शॉर्ट में लिखोगे, ताकि कल को आप रिवीजन करो तो अपना रजिस्टर उठाओ और आप केवल 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दो, ना कि आपको 20 पेज का चैप्टर बार बार पढ़ने की जरूरत पड़े। समझ रहे हो, आप एक 20 पेज का चैप्टर को अगर एक बार पढ़ते हो तो आपको मान लो 1 आवर लगता है, तो आप 10 बार पढ़ोगे तो 10 घंटे लगेंगे।
9 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो तो आप डेली एक दिन में पूरी की पूरी बुक रिवाइज कर सकते हो और इतना अच्छा रिवीजन कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरीके से जब मैंने ये चीजें शुरू की ना, तब मुझे पता लगा कि भाई पढ़ाई जो थी वो मुश्किल नहीं थी, पढ़ाई काफी आसान थी, बस मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तब मुझे पता लगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, वरना मैं अपने आप को बेवकूफ समझता था। क्यों? क्योंकि मैं कभी पढ़ता ही नहीं था। मेरे केवल पासिंग मार्क्स आते थे, 33% मार्क्स आ जाते थे और मैं सोचता था कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। लेकिन जबकि गलती मेरी थी कि मैंने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं कि मैं पढ़ने में अच्छा भी हूँ या बुरा हूँ, जबकि मुझे पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ आता है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको करना है। नोट्स बनाते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि नोट्स आपके जितने शॉर्ट होंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। अब दूसरी चीज क्या है, 90% बच्चे एक और गलती करते हैं। मैं आपको गलतियां बता देता हूं। पहले वो क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर, आप सभी को पता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर, वो क्या करेंगे, अंदर से किताब जो होती है एनसीईआरटी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दो। यानी वो कहेंगे सर प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बना दो। मैंने चैप्टर की थ्योरी वीडियो बनाई, थ्योरी में आपको सारे टॉपिक जो भी थे समझाया, लेकिन बच्चा कमेंट में क्या लिखेगा, वो बच्चा ये लिखेगा कि सर क्वेश्चन आंसर करा दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना तो आप सबसे गलत काम कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को समझना है। चैप्टर में मान लो 20 टॉपिक हैं तो आपको 20 के 20 टॉपिक समझने हैं। समझ गए ना? चैप्टर को आप वीडियो के जरिए समझो, उसके बाद आप एनसीईआरटी में पढ़ो। जब आप समझ लोगे, जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है उस क्वेश्चन आंसर पे जाओ, ना कि आप सीधा चैप्टर को भी इग्नोर कर दो, वीडियो को भी इग्नोर कर दो, एनसीईआरटी को भी इग्नोर कर दो और केवल अगर आप क्वेश्चन आंसर रटने के चक्कर में हो तो 12वीं क्लास में आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूं कि आप कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके वो क्वेश्चन आंसर जरूरी नहीं है पेपर में वही आएंगे जो आप पढ़ के जाओगे। क्वेश्चन जो है लैंग्वेज को घुमा के पूछे जाते हैं कई बार, और क्वेश्चन जो होता है डीप कहीं से भी आ जाता है। मान लो 20 टॉपिक थे, 20 के 20 टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप 10 क्वेश्चन को रट के चले गए हो, लिमिटेड 10 क्वेश्चन को जो आपको किसी ने बता दिया 10 क्वेश्चन पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो जाएगा काम, तो आप वही 10 क्वेश्चन पढ़ के पेपर देने चले गए हो और आपने चैप्टर को अंदर से देखा भी नहीं, कभी समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन जब घुमा के आएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने कभी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी चैप्टर को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर ऐसी गलती करते हो तो ये गलती भी भूल जाओ। कभी, मैं बता रहा हूं, मैंने कभी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश नहीं की। मैं केवल चैप्टर के एक एक पॉइंट को पढ़ता था, समझता था, उसको नोट करता था, उसको लिखता था, नोट्स बनाता था, और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखा था और उसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फिर जब था मैंने टॉप करा था स्कूल में। यानी कि अगर आप इन चीजों को पकड़ते हो ना तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। और यहां पे मैं आपको बता दूं, अब जो आपके साथ हो रहा है, आपके साथ एक चीज और होने वाली है जो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसके पैटर्न में चेंज किया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, एमसीक्यू का वेटेज बढ़ाया जा रहा है और आपके जो लिखने वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो आपके रहेंगे, उसमें तो वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू बढ़ाए जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि आपके 50% एमसीक्यू कर दिए जाएंगे। देखिए अभी श्योर नहीं है, सीबीएसई की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा तब पता लगेगा। मान लीजिए आपका हिस्ट्री का 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर के अगर एमसीक्यू आते हैं, 40 नंबर के इधर लिखने वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं, बुक को समझा नहीं, तो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएंगे आपके, जो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ये इतने ज्यादा डीप आपसे पूछे जाएंगे कि अगर आपने एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ी है और अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो आप 40 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 40 में से आप 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे अगर आपने अंदर से डीपली नहीं पढ़ा है तो आप समझ जाओ कि आपका क्या होगा। बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो। समझ रहे हो ना? सबसे पहले आप अपने पैटर्न को समझा करो, उस चीज को समझा करो। जैसे मैंने प्लान करा था ऐसे आपको करना है। सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रगल करने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्ती यारी 1 साल के लिए छोड़ दो, दोस्तों से बोल दो कि भाई मैं 1 साल पढ़ना चाहता हूँ, 1 साल के बाद मिलूंगा। ठीक है, ये जो त्योहार वगैरह, बर्थडे वगैरह मनाते हैं, पूरी जिंदगी आपने त्योहार मनाए हैं, 1 साल के लिए छोड़ दो। इसके बाद भी दिवाली दशहरा वैसे ही आएगा जैसे आज से पहले आता था, बस 1 साल छोड़ दो। अपना जो समय है,
आप दिन में जितना मैक्सिमम टाइम दिन में रात में पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ो। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो आप 5 घंटा पढ़ो। कम से कम अपने पढ़ने के टाइम को 4 से 5 गुना बढ़ाओ। अपने सभी सब्जेक्ट को लेकर बैठो। सब्जेक्ट जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट किया है, पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ो। और चैप्टर 1 कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या मैं आपको बताऊं, बेहतर आप वीडियोस देखो। क्योंकि डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो आप, वीडियो से पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक की लैंग्वेज आपको समझ में ना आए। हो सकता है थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, तो एनसीईआरटी में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जब आप पहले वीडियो देख लोगे तो आप पूरे चैप्टर की थीम समझ जाओगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या, चैप्टर में टॉपिक क्या है, चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, चैप्टर में कराया क्या जा रहा है, आप पूरा वीडियो से समझ जाओगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि भाई ये सारा तो वीडियो में पढ़ाया हुआ है सर ने, ये सारा तो मुझे समझ में आ गया है, ये सब तो मुझे आ ही गया है, तो आपको एनसीईआरटी बहुत सरल और बहुत आसान लगेगी। तो आप इस तरीके से करो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तब उसके बाद फिर आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर सकते हो तो करो, वरना फिलहाल अभी क्वेश्चन आंसर करना बंद कर दो। आप चैप्टर पढ़ना शुरू करो। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाए, चैप्टर 2 पे आओ, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए, चैप्टर 3 पे आओ। एक बार आपको वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको एनसीईआरटी बहुत डीप पढ़नी है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उसको अंडरलाइन करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़ना होता है, क्या तरीका होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये करो। इसके बाद आप अपना आपको टाइम टेबल बनाना है और आपको सभी सब्जेक्टों का टाइम देना है। आप अगर इग्नोर करना चाहते हो तो आप इग्नोर कर सकते हो कुछ समय के लिए। आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट को, जैसे फिजिकल एजुकेशन होगा, आप उसको कुछ समय के लिए, अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का आप, जैसे लॉकडाउन है या आप घर पे हो, तो बाकी सब्जेक्ट जो है आपके, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उनको पढ़ते रहो। और सबसे बड़ी गलती एक और बच्चे करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि लैंग्वेज में उनके पास, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास 2 लैंग्वेज होती है, एक हिंदी लैंग्वेज होती है और एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल भाषा नहीं है, बहुत आसान लगती है। पर इंग्लिश हमारे लिए एक टफ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं इंग्लिश पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हिंदी को हम कर देते हैं इग्नोर। और जब हम हिंदी को इग्नोर करते हो, इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई और आपकी हिंदी बहुत बेकार हो गई है। ना तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर पाए हो, ना ही आप हिंदी को कर पाए हो। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा कम मेहनत में इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स दिला देगा। आप हिंदी में 95% मार्क्स ला सकते हो बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में। लेकिन इंग्लिश में आप बहुत हार्ड वर्क करके भी 95% मार्क्स बहुत मुश्किल से ला पाओगे, और बहुत कम चांस है कि आपके 90% भी मार्क्स आ जाएं। 95 तो बहुत दूर है, और 90% भी मार्क्स आ जाएं तो ये भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो आप समझ गए ना कि हमने इतनी कठोर मेहनत कर दी इंग्लिश के अंदर और हम 90 नंबर नहीं ला पाए, और इतनी कम मेहनत करी हमने हिंदी के अंदर, लेकिन 95 मार्क्स हम ले आए। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश जो है 90% स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है, और हिंदी जो होता है लगभग सभी के लिए आसान सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को सारा वेस्ट लगा देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और अपनी एनर्जी को एक तरह से वेस्ट भी करते हैं, जबकि दूसरा सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश पढ़ो ही मत, इंग्लिश पे एनर्जी मत लगाओ, इंग्लिश को वेटेज मत दो, वैल्यू मत दो, इंग्लिश को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, हिंदी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हिंदी जो है आपको बहुत, मतलब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, आप कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मांगे जाते हैं, और बेस्ट 4 सब्जेक्ट में एक आपसे लैंग्वेज मांगी जाएगी, ठीक है, और बाकी आपके जो 3 हैं वो सब्जेक्ट होंगे आपके, जो भी आप मेन लगा रहे हो। तो एक लैंग्वेज में आप इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लगा सकते हो। मान लो आपके इंग्लिश में आए 70 नंबर, हिंदी में आए आपके 90 नंबर, तो आपकी परसेंटेज कौन बढ़ाएगा, आपकी हिंदी बढ़ाएगा, तो आप हिंदी लगा सकते हो। और मान लो अगर आपने गलती कर दी, आपने हिंदी को इग्नोर कर दिया, इंग्लिश में आपके 70 आए और हिंदी में भी आपके 75 ही आए, 72 ही आए, तो आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, समझ गए ना, परसेंटेज गिर जाएगी। तो आप हिंदी को भी इग्नोर ना करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई है कि कुछ सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, दोस्त यार छोड़ने पड़ेंगे, त्योहार वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, अपने समय को बर्बाद करना छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको गेम खेलने की आदत है वो छोड़नी पड़ेगी, अपनी हर वो बुरी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी जो आपकी पढ़ाई के बीच में आ रही है।
अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो आप आज ही छोड़ दो। दूसरा क्या है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा ये। अब तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज होने वाला है और सिलेबस के बारे में सही तरीके से हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस चेंज दो तरीके से होता है। एक तो ऐसे होता है कि पूरा 100% चेंज ही हो जाए, और एक होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो ये आपके जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं सिलेबस में वो यही होते हैं कि आपके थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हो जाएं। तो आपके पास जो भी बुक है, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है 12th क्लास की, उसमें 90% चीज़ें वही हैं आज की डेट में जो आपके पिछले साल थी, केवल 10% चीज़ें जो हैं बदल गई है। तो आप इस 10% के पीछे मत भागो, ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मतलब एक नई अपडेट आ जाएगी सीबीएसई की तरफ से, मैंने इसीलिए पॉलिटिकल रोक रखा है कि जिस दिन नई अपडेट आती है फिर मैं उसी दिन से शुरू कर दूंगा। तो आप इस 10% के पीछे क्यों भाग रहे हो, आप 90% करो ना। आपकी जो पूरी की पूरी बुक पड़ी हुई है, आप उसे देखो, वीडियो को बार बार, उसको सीखो, नोट्स बनाओ, उसको समझो, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो नोट करो, कुछ तो करो कम से कम। ये जो होगा सिलेबस चेंज जैसा होगा वो बाद में होगा। अगर आप पढ़ लोगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर अभी आप इग्नोर कर दोगे तो जैसे जैसे आप इग्नोर करते जा रहे हो आपका टाइम कम होता जा रहा है, डेली आपका एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। आप एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत कुछ सोच के बैठे होंगे, आपके पास केवल 3-4 महीने बच जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझो कि सिलेबस जो होता है आपका काफ़ी होता है और आपको आज से पढ़ना शुरू करना है। और आपको 4-4, 5-5 दिन का टारगेट रखो। मैं तो टारगेट रखता था कि 5 दिन में पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक खत्म कर दूंगा, और मैं खत्म कर देता था। मैंने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ दी थी अपनी। बहुत सारे बच्चे जो 1-2 बार नहीं पढ़ पाते, 2 बार 3 बार भी नहीं पढ़ पाते पूरे साल में एनसीईआरटी बुक को, और मैंने 50 बार पढ़ी है। तो आप समझ सकते हो मैं रात में 2-2 बजे तक नहीं सोता था जब मैं 12वीं क्लास में था। 3-3 बजे तक मैंने रात में पढ़ाई करी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है 12th क्लास में। जो मैं बता रहा था, मेरा आखिरी साल मुझे मिला था 12th क्लास का, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उसमें, बहुत ज़्यादा समय लगाया था। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। टारगेट रखो कि भाई 5 दिन में 10 दिन में ये खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और उस चीज़ को करो। और ऐसा नहीं है कि भाई आज कर लिया कल करूंगा। कल जो बच्चा ये सोचता है मैं कल से पढ़ूंगा, वो कभी जिंदगी में पढ़ नहीं पाता। और पढ़ना है तो आज से पढ़ो, और आज से भी नहीं अभी से पढ़ो, ये शुरू कर दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें बताई हैं। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब मैंने पूरे साल 12th क्लास में मेहनत की, स्कूल वगैरह गया, पूरे साल मेहनत की, और प्री बोर्ड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक गया, तो हमारे जो टीचर थे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ अलग स्टूडेंट से थी। क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में टॉप करते आ रहे थे हमारे क्लास के स्टूडेंट, तो टीचर की नज़र में वही टॉपर होते हैं। टीचर ये सोचते हैं कि शायद वही टॉप करेंगे, तो उनका उन पर विशेष ध्यान था। जबकि क्या हुआ कि जब 12th का रिजल्ट आया तो किसी को यकीन नहीं था कि टॉप करने वाले बच्चे कौन हो सकते हैं। 3 बच्चे जो टॉप करने वाले थे उसमें से 2 बच्चे जो थे, एक तो मैं और एक दूसरा दोस्त, जो फर्स्ट में आया था, सेकंड वो मेरा दोस्त आया था। और इन दोनों के बारे में पूरी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं सोच सकता था, पूरी क्लास में कोई टीचर नहीं सोच सकता था। सबको हैरत हो गई, हैरानी हो गई कि इन्होंने टॉप कैसे कर दिया, और जो हमारे बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो टॉप क्यों नहीं कर पाए। तो आप समझ रहे हो ना कि जो मेहनत होती है ना, जो छुपी हुई मेहनत थी। क्योंकि ये जो मैंने मेहनत की थी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पर ये मेहनत मैंने अपने स्कूल की क्लास में अपने टीचरों को नहीं बताया था कि मैं रात में 3 बजे तक पढ़ता हूँ, ना मैंने किसी दोस्त को बताया था जो क्लास के दोस्त थे कि मैं 3 बजे तक पढ़ता हूँ। ये बहुत छुपे तौर पर मेहनत की थी, और इसका परिणाम सीधा रिजल्ट के दिन दिखा था, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत बताने का शौक होता है, 2 पेज पढ़ के लेते हैं, वो पूरे स्कूल में जाके गा देते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझसे ये पूछ ले, मुझसे वो पूछ ले, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। आप समझदारी से काम लो, दिन रात पढ़ो, और छुपे तौर पे पढ़ो, और अच्छी मेहनत करो, और अपनी पढ़ाई करो, आपके काम आने वाली है, ठीक है। ज़्यादा बताकर, ज़्यादा फैलाकर कोई फ़ायदा नहीं होता इससे। तो इस तरीके से ये था। और जिस दिन रिजल्ट आया ना, उसके बाद जो था, लोगों का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल गया। पहली बार मैंने रिजल्ट के बाद ये फील किया कि लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। पूरे गली मोहल्ले में पता लग गया था भाई कि इसने टॉप कर दिया अपनी क्लास में, इसके 85% मार्क्स आ गए हैं। बहुत सारे जो हमारे जूनियर थे, जो मेरे दोस्त थे, जो 11th क्लास में पढ़ते थे, वो भी मुझसे बातें करने लगे। और बाद में मुझसे वो इस तरीके से आते थे, पूछते थे भाई तुमने कैसे पढ़ा, भाई तुमने कैसे नोट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते थे। फिर मैं उन्हें बताता था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे रजिस्टर में बनाया, ये करा, वो करा, और ये सारी चीज़ें। तो समझ गए ना, आप अगर टॉप कर दोगे तो समाज का नज़रिया आपके प्रति अलग हो जाएगा।
आपको वैल्यू ज़्यादा देने लग जाएंगे लोग, और आपको खुद ही फील होगा कि आपने कुछ बेहतर किया है। तो आप क्यों उस पुरानी गलतियों की तरफ जा रहे हो जो आपको मतलब कहीं नहीं ले जाती, और एक ये जो चीज़ है जो आपको काफ़ी ऊपर ले जाएगी, यानी आपका भविष्य जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कहीं आपको मेरी ये चीज़ें बकवास ना लग रही हो। आपको कैसा लग रहा है मेरी वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं। लेकिन मैंने सारी वही बातें बताई हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई की थी और मैंने अपनी क्लास में टॉप कर दिया था, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप भी इस चीज़ को अपनाओ और आप भी टॉपर बनो और आप बहुत बेहतर करो, क्योंकि अगर आप कुछ बेहतर करोगे तो उससे खुशी जो होगी वो मुझे होगी। तो फिर यही कहना था आज की वीडियो में। और अगला वीडियो जो आएगा वो टाइम टेबल पे आएगा कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरी देखी है। जिस स्टूडेंट ने ये पूरी वीडियो देखी है कमेंट में जय हिंद लिखें, और जय हिंद लिखने के बाद आप समझ पाए हैं मेरी बातों को आप या नहीं, आप ये लिखें। और कितने बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है इस चीज़ से वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। 10th क्लास में केवल 49% मार्क्स थे, तो आप समझ सकते हो कि भाई मैं कैसा स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैंने 12th क्लास में एक रिकॉर्ड ही बना दिया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो आप भी कर सकते हो, आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, बेहतर से बेहतर टीचर अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। और जरूरी नहीं आपको, आपके पास संसाधन मेरे मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास नहीं थे ये संसाधन, ठीक है। हमारे टाइम पे ना यूट्यूब था हम अवेलेबल हमारे लिए, ना हमारे पास इंटरनेट होता था, ना हमारे पास स्मार्टफोन होता था, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, बस किताबें होती थी, किताबों से ही हमने करा है जो करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।